नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर के आ गए हैं साइंस जीके की महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों, साइंस की जो हमने 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, दोस्तों इस सीरीज का आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 कवर करेंगे। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में साइंस के ये बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में जो जीके जीएस वाले सेक्शन में 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन 50 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको 20 ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो साइंस से रिलेटेड होंगे। तो आइए दोस्तों, आज का जो सेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों, जो फेदोमीटर है इससे हम लोग क्या मापते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो फेदोमीटर होता है इसके द्वारा दोस्तों हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मोबाइल फ़ोन है इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल याद रखना है, इसका जो आविष्कार है वो मार्टिन कपूर ने किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। यानी दोस्तों, जो तेल का एक बैरल होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो तेल का जो एक बैरल होता है उसमें दोस्तों 159 लीटर तेल होता है। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि दोस्तों जो महासागर होते हैं उसमें जो डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जो है हम लोग इनमें से कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी पनडुब्बी हो गई, जहाज जैसे जाते हैं नीचे नीचे जल में, तो वहाँ पर कई ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जहाज टकरा न जाए, उनको देखने के लिए हम लोग किस यंत्र का यूज करते हैं। आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों याद रखना, सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन है ना, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग बताइएगा दोस्तों, जो ताप का यानी टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, केल्विन होता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी दोस्तों, अगर बर्फ़ है उसके अगर हम दाब को, प्रेशर को अगर बढ़ा देते हैं तो उसके जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में कि दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर दोस्तों क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेशर है वो एरिया के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर दाब को हम लोग बढ़ाएंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो एरिया क्या है, घटेगा। तो दोस्तों जो बर्फ़ का एरिया वो घटेगा, तो इसलिए उसका जो गलनांक है वो भी घटेगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। यानी दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा रेल की पटरी में जो दो रेल पटरियां होती हैं उनके मध्य में एक छोटा सा जोड़ छोड़ दिया जाता है। उस स्थान को क्यों छोड़ा जाता है, उसका क्या रीज़न होता है। तो दोस्तों उसका रीज़न वही होता है क्योंकि धातु गर्म करने पर, यानी धातु को यदि हम गर्म करते हैं तो दोस्तों जो रेल की पटरियाँ होती हैं गर्मियों के समय में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दोस्तों क्या होती है, फैल जाती हैं, और ठंडी होने पर क्या संकुचित यानी सिकुड़ जाती हैं। इसीलिए दोस्तों गैप छोड़ा जाता है। तो आपको याद रखना, और आपके आरआरबी दोस्तों
NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। यानी दोस्तों जो सेल्सियस मापक्रम है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना सेल्सियस जो मापक्रम है उसका जो जल के क्वथनांक तथा हिमांक बिंदु क्या होते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो हिमांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके हर एक एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट हुआ है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ताप का जो सेल्सियस पैमाने पर जो परम शून्य ताप होता है वो क्या कहलाता है, वो कितना होता है। तो दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। यानी दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो थर्मोस्टेट का कार्य होता है तो वो उसका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना और गलनांक को घटाना होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है तभी जब क्या होता है। यानी दोस्तों जो न्यूटन का शीतलन का नियम है वो किस कंडीशन में लागू होता है। तो दोस्तों इसकी कंडीशन आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में ये आ चुका क्वेश्चन है। तो दोस्तों ताप में जो है अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, तब दोस्तों जो न्यूटन का शीतलन नियम है वो लागू होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है। यानी इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि सबसे तेज जो यात्रा है ध्वनि की वो किसमें होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो ध्वनि की यानी जो ध्वनि की स्पीड होती है सबसे ज़्यादा स्टील में होती है। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या होती है, एलॉय, सबसे ज़्यादा दोस्तों एलॉय में, अगर आपके ऑप्शन में एलॉय दिया हुआ है तो आपको उसी को टिक, यानी मिश्र धातु अगर कोई भी है तो सबसे ज़्यादा मिश्र धातु में होती है। इसके बाद आपका निर्वात हो गया, इसके बाद ठोस हो गए, सभी आते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती, इसका क्या कारण है। यानी दोस्तों जो बादलों की बिजली की चमक है वो काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। यानी दोस्तों जब बादल गरजते हैं, ठीक है, तो उसकी जो गर्जनाहट है वो चमक के काफ़ी बाद सुनाई देती है। तो इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों इसका ये रीज़न है कि प्रकाश की जो चाल है, जो प्रकाश की चाल है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, ठीक है। यानी ध्वनि की जो चाल है प्रकाश की चाल से कम होती है, इसीलिए ध्वनि बाद में सुनाई देती है, जबकि प्रकाश की चाल कितनी होती है, कितनी होती है आप लोग बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ये प्रकाश की चाल है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं किसमें। तो दोस्तों आपको याद रखना जो ध्वनि तरंग यानी साउंड्स वेव जो होती हैं दोस्तों सर्वाधिक तेज गति से जो चलती हैं वो ठोसे में सबसे ज़्यादा तेज चलेंगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। यानी दोस्तों जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपकी कई बार ये परीक्षाओं में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आपको दोस्तों याद रखना जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है। यानी दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होती है यानी डायरेक्ट करंट होता है, अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है उसको क्या कहते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है, उसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि जो वस्तुओं का आवेशन होता है वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इसी की जो इनके स्थानांतरण के कारण ही वस्तुओं में आवेशन जो है वो होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके भीतर जो परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे छोटे जो असंख्य संरचनाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो दोस्तों उनको हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। यानी दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है उसको बनाने के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त जो धातु है वो कौन सी मानी गई है। तो दोस्तों वो है नर्म लोहा। सबसे उपयुक्त तो दोस्तों नर्म लोहा ही माना गया है जो ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। आपको इनमें से बताना है कि किस स्थिति में दोस्तों जो स्थायी चुंबकन है वो किया जाता है। तो दोस्तों इस्पात, यहाँ पर इस्पात की जो है स्थिति में स्थायी चुंबकन किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। अगर बात करें दोस्तों, अगर कोई चुंबक है उसकी जो आकर्षण शक्ति होगी वो सबसे कम कहाँ पर होती है। तो सबसे ज़्यादा जो कम होती है दोस्तों मध्य में, मिडिल में होती है। जो किनारे होते हैं जो दोस्तों अच्छे होते हैं वहाँ पर जो है ज़्यादा होती है, तो आपको याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। यानी दोस्तों जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं इनका जो कार्य है वो किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना दोस्तों इनका जो सिद्धांत है दोस्तों वो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंज के नियम को किसका नियम भी कहते हैं। यानी दोस्तों लेंज का नियम है इसको और हम लोग किस नियम से जानते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो लेंज का नियम है इसको दोस्तों और किसका नियम बोलते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है इसका जो सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने साइंस यानी जो फिजिक्स है, अगर आप लोगों ने इंटर जो किया होगा 12th क्लास में दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होगा साइंस को, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से कर पा रहे होगे। ठीक है। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो दोस्तों मैं इसीलिए आप लोगों को ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स की जो साइंस है वो अगर कमज़ोर है तो आप लोग बस अगर इतने ही क्वेश्चन अगर अपने एग्ज़ाम से पहले कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों 50 में से जो 20 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड पूछे जाने वाले हैं वो बिल्कुल हमारी सीरीज़ से आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग ज़रूर हर एक वीडियो को आप लोग देखिएगा शुरू से लास्ट तक पूरा, और इस सीरीज़ का हर एक वीडियो आप लोग ज़रूर अपने एग्ज़ाम से पहले पढ़ लीजिएगा। दोस्तों 100% आप अपने एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन जो आने वाले हैं बिल्कुल हमारी इन क्लासों से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। यानी दोस्तों जो एक स्थिर चुंबक होगी वो हमेशा क्या दर्शाती है। तो दोस्तों अगर वो दर्शाती है उत्तर उत्तर या तो दर्शाएगी या तो दक्षिण दक्षिण। ठीक है। कभी उत्तर दक्षिण नहीं दर्शाएगी, ना ही कहीं दक्षिण उत्तर या पूर्व पूर्व। केवल दोस्तों क्या दर्शाती है, तो उत्तर उत्तर अगर दर्शाएगी या तो दक्षिण दक्षिण, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आपको दोस्तों याद रखना है इसके जो स्वरूप की खोज है वो मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी क्षमता क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों याद रखा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक उत्तल लेंस को जब हम लोग पानी में डुबो देते हैं तो दोस्तों उसकी जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन होता है। तो दोस्तों आपको एक फार्मूला पढ़ा होगा विबग्योर। क्या पढ़ा होगा दोस्तों, विबग्योर। तो दोस्तों विबग्योर, अगर यहाँ से वी से आर की तरफ जाएंगे दोस्तों, जो तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, तरंग दैर्ध्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो लैम्डा से, इसको तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इधर वी से आर की तरफ जाने पर दोस्तों बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो दोस्तों इसके उल्टा ही क्या होती है, आवृत्ति। अगर आर से वी की तरफ आएंगे तो इसकी जो आवृत्ति है क्या होगी, वो दोस्तों अगर इधर जाने पर लैम्डा बढ़ रहा है तो इधर जाने पर दोस्तों क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, घटेगी। तो आपको याद रखना। तो यहाँ पर वी का मतलब होता है वायलेट यानी बैगनी, और आर का मतलब क्या होता है, रेड। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी बैगनी रंग की दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बैगनी रंग की दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य होगी वो सबसे कम, और अधिक किसकी होगी, तो लाल रंग की। तो दोस्तों अधिक किसकी होगी, तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। सबसे कम वाली पूछा तो विबग्योर यानी वायलेट जो बैगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, और जो रेड होगा दोस्तों ने लाल रंग की सबसे अधिक पूछे तो लाल रंग आपको टिक कर देना है। अगर यहाँ पर आवृत्ति पूछे आपसे, क्योंकि पूछ लिया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इधर जाने पर क्या होती है, आपकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती, तो इधर जाने पर आपकी आवृत्ति घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसकी आवृत्ति ज़्यादा, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसकी आवृत्ति कम होगी। ये बात आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। बहुत बार पूछा भी जाता है, आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो कि जो प्रोटॉन की खोज है वो किसने की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। आपको मालूम है कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण है वो किसने किया था, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण है वो मिल्टन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का जो सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों को जीके जीएस की क्लास बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रोवाइड की जा रही है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप पॉलिटी जीके की लीजिए, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे आपकी साइंस की, चाहे हिस्ट्री या स्टैटिक जीके, सभी की दोस्तों आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन और प्रीवियस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल में पहली बार तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।